नमस्कार, स्वागत है आपका क्रांतिकारी, बहुत क्रांतिकारी हमारी इस खास पेशकश में। आज हम आपको वो दिखाने जा रहे हैं जो शायद आपने कभी नहीं देखा होगा। हम सरहद के उस पार गए और उस पार जाने के बाद जो हकीकत हमने देखी, वो हकीकत देखकर आपके भी होश फाख्ता हो जाएंगे। आपकी स्क्रीन पर आपसे कुछ ही क्षणों में हम दिखाने जा रहे हैं किस तरीके से क्या कुछ होता है पीओके में। हमारे सहयोगी वहां जाके एक क्रांतिकारी मुहिम छेड़ते हैं और एक एक तस्वीर वहां से लेकर आए हैं कि आखिर पीओके में किस तरीके से चीनी जो हैं वो घुस चुके हैं, वो अपना अड्डा बना चुके हैं। जमीन की जन्नत के उस पार इसी मादरे हिंद के एक हिस्से पर एक दोज़ख आबाद है। किसने देखा है? किसने देखा है? कत्लो गारत के कुंड में बसते हैं। किसने देखा है? झेलम चनाब की महकती जलधाराओं के सामने मौत के माजियों का एक मुल्क बसता है। किसने देखा है? किसने देखी है सौदागरी सांसों की? किसने देखी है सल्तनत सन्नाटों की? उजाड़ देने वाले बच्चों की कायनात और इंसानियत की रूहो जां पर से सकते हालात। हिमाकत जिसे पाकिस्तान कहते हैं और स्वर्ग जिसे कश्मीर कहते हैं। कश्मीर जो हमारा है और जिसके हिस्से को पाकिस्तान ने अपनी दहशतगर्दी की बेड़ियों से जकड़ रखा है। जहां कोई नहीं पहुंच पाता वहां आज तक पहुंचा है। जहां की हवाओं से बारूद की गंध आती है वहां आज तक पहुंचा है। जिसके पानी के सोतों से सिसकियां सुनाई देती हैं वहां आज तक पहुंचा है। आप देखिए कि विनाश की अंधी गलियां जब इंसान और इंसानियत की शिनाख्त छोड़ देती हैं तो वहां कैसे पहुंचती है क्रांति। वहां की तस्वीरें लाना होता है क्रांतिकारी, बहुत क्रांतिकारी। आप देखते जाइए पाकिस्तान से गले मिलते चीन की चालबाजियां। आप देखते जाइए गढ़ी दुपट्टा के उस पार के हालात। आप देखते जाइए बिरोटे, भूरमा, डोडियाल, हवेलियां, मूरी के आंचल में पलती आतंक की तस्वीरें। पहली बार देखिए पाकिस्तान के हिस्से का कश्मीर। पहली बार देखिए अपने कश्मीर से रूठा हुआ टुकड़ा। पहली बार देखिए उनके हिस्से में छटपटाता हिंदुस्तान। पहली बार देखिए चीन की गोद में बैठा गुलाम। पहली बार देखिए अपने कश्मीर पर काबिज और जोर का पाकिस्तान। आज तक ब्यूरो। हम आपको जो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं, ये तस्वीरें आपके होश फाख्ता कर देंगे। पीओके में हमारे सहयोगी अशरफ वानी जाते हैं और वहां पर देखते हैं कि हालात क्या हैं। वहां पर जानने की कोशिश करते हैं कि अब तक जो वहां से आवाजें आती रही हैं वो आवाजें असल में कैसी हैं। जो तस्वीर वहां पर देखने को मिली वो आप खुद देखें। ये सड़कें चीन की सड़कें हैं। ये धरती अपने कश्मीर की धरती है और ये कब्जा पाकिस्तान का कब्जा है। भारत को नीचा दिखाने के लिए पाकिस्तान चीन की गोद में जा बैठा है। अपनी आजादी उसने ड्रैगन की दहलीज पर गिरवी रख दी है। अपनी बिजली, अपना पानी, अपनी सड़कें, अपनी रेलें, अपने बंदरगाह, अपनी खेती, अपने कारखाने, सब कुछ वो चीन के चरणों में अर्पित करता जा रहा है। आज तक ने उस पार जाकर देखी है वो दुनिया। हम श्रीनगर से चले और नीलम नदी का किनारा पकड़कर पाक अधिकृत कश्मीर की ओर बढ़े। पहाड़ों के बीच से, दरिया के किनारे, जंगलों, झाड़ियों, बागानों के बीच से हम चलते गए। श्रीनगर से कोई 100 किलोमीटर के बाद हमने देखा चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपीईसी का निर्माण कार्य धड़ल्ले से जारी है। मुजफ्फराबाद से गिलगित तक जहां तक नजर जाती है चीन से आई हुई विशाल मशीनें कोलतार उगलती हुई नजर आई। आगे जाकर हमारी कार सकरी गलियों में मुड़ गई। जैसे जैसे हम आगे बढ़े तस्वीर और साफ होती गई। जहां पहाड़ियों का सन्नाटा होता था वहां ऊंची ऊंची इमारतें उगाई हैं।
चमकदार सड़कों का जाल, बिल्कुल शहरों जैसी सड़कें, हर तरफ मोबाइल के टावर नजर आते हैं। ये भी कश्मीर है, पाकिस्तान के हिस्से का कश्मीर, लेकिन अब पाकिस्तान खुद अपना ही नहीं रहा, वो चीन का होने को बेताब है और चीन ने अपना चमत्कार दिखाना शुरू कर दिया है। कश्मीर का यह हिस्सा भी वैसा ही है जैसे अपने हिंदुस्तान का, वैसी ही पहाड़ियां, वैसी ही आबो हवा, वैसे ही जंगलात और वैसे ही लोग। लेकिन पास जाकर पता चलता है कि पाकिस्तान के हिस्से वाले हमारे कश्मीर पर चीन ने अपना पता छाप दिया है। दूर से ही मालूम पड़ जाता है कि ड्रैगन इसे अपने कब्जे में ले चुका है। ट्रकों की लंबी कतारें दिखाई देती हैं। वहां देखिए, वो जो पीली विकराल क्रेन दिखाई दे रही है, वो खास तौर पर चीन से मंगवाई गई है। यह पूरा इलाका पाकिस्तान के खूंखार आतंकवादियों की छावनी है। यहीं पर पाकिस्तान अपनी दहशतगर्दी की पाठशालाएं चलाता है और यहीं से भारत में खूंरेजी के कार्यक्रम बनाए जाते हैं। अब यहां बीजिंग की सत्ता चलती है और चीन इसे सदी की उपलब्धि बताता है। कश्मीर को लेकर चीन की जीभ किस कदर लपलपा रही है, इसका अंदाजा इससे लगाइए कि इस इलाके में कोयला, जल विद्युत, कृषि और सड़क परियोजनाओं पर वो 35 अरब डॉलर झोंकने वाला है। के जो प्रोजेक्ट आ रहा है, इसमें भी कोई एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट नहीं हो रही है और बस इसके नाम पे जो हमारे इस्टेब्लिशमेंट है, सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है, वो बस जाके ज़मीनों पे एक तरह से कब्जा कर रहे हैं। अपनी सरहद के अंतिम छोर से आज तक ने बदलते हुए पाक अधिकृत कश्मीर की जो सूरत देखी है, वो भयभीत करने वाली है, परेशान करने वाली है, नींद उड़ाने वाली है। आप पहली बार देख रहे हैं कि चीन ने पाकिस्तान के इस हिस्से का नक्शा ही बदल डाला है। मेरे पीछे ये पूरा इलाका पाकिस्तानी कब्जे वाला कश्मीर है। इस इलाके में पिछले 10 साल के दौरान काफ़ी विस्तार हुआ है और काफ़ी डेवलपमेंटल काम भी चल रहे हैं, जिनमें खासतौर से हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जो चीन यहाँ पर बना रहा है। चीन पाकिस्तान के इन पानी के साधनों पर बिजली बनवा तो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं धीरे धीरे यहाँ पर सड़कें और दूसरी तरह के विस्तार करके इस ज़मीन को भी अब धीरे धीरे हड़प रहा है, जो इस पूरे इलाके में कई लोगों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। दरअसल जिस अंदाज से चीन ने न सिर्फ पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर बल्कि पाकिस्तान के आसपास गिलगित और बल्तिस्तान में भी अपनी मौजूदगी बढ़ाई है, वो कहीं न कहीं भारत के लिए चिंता का विषय है। अशरफ वानी, आज तक, पाकिस्तानी कब्जे वाला कश्मीर। यह खतरनाक रिपोर्टिंग थी, एक बड़ी कोशिश थी हमारे सहयोगी अशरफ वानी की, जो कि वहां से रिपोर्ट लेकर आया। अशरफ हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जनरल शंकर प्रसाद इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अशरफ, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आज की तारीख में क्या सीधे सीधे ये बोला जाए कि पीओके अब सीओके बनता जा रहा है, यानी चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर बनता जा रहा है? बिल्कुल निशांत, आपने सही पकड़ा, कुछ ऐसे ही हालात है। क्योंकि मैं 3 बार अभी तक पीओके जा चुका हूं। हम पहली बार 2001 में गए थे, उसके बाद जब भूकंप आया उसके बाद 2010 में गए थे और अब 2017 में। लेकिन जब 2008 में जो भूकंप आया था, तब जो पाकिस्तानी कब्जे वाला कश्मीर था उसकी सूरत और सीरत सब कुछ बदल चुका है अब 2017 में, पिछले 7 साल के दौरान। क्योंकि यहां पर जिस अंदाज से चीन की तरफ से बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, जाहिर है कि चीन मुफ्त में पैसा कहीं पर खर्च नहीं करेगा या किसी जगह का निर्माण नहीं करेगा। उसकी मंशा क्या होगी उस पर विश्लेषण किया जा सकता है। लेकिन चीन ने यहाँ पर पूरा जो पानी है उसको कहीं ना कहीं पावर बनाया है, अपने प्रोजेक्ट बना के, कई सारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स। क्योंकि नीलम, जो जहलिम, चिनाब और सिंध का पानी पूरा जो पाकिस्तान चला जाता है, उस पर ये पावर हाउसेज वहां पर बनाए जा रहे हैं चीन की तरफ से। और साथ ही साथ जो सीपीईसी है, जो जिसका अधिकतर हिस्सा जो है चीन को मिलाने वाला वो इलाका है जो गिलगित बल्तिस्तान का है, उसमें पाकिस्तानी कब्जे वाला कश्मीर क्योंकि है। यहां पर महत्वपूर्ण समझना ये होगा, क्योंकि अगर हम पूरे जो भारत की तरफ से क्लेम किया जाता है या जम्मू कश्मीर जो एक्चुअल 1947 से पहले था, उसमें गिलगित बल्तिस्तान भी जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा था। उसके साथ साथ पाकिस्तानी कब्जे वाला कश्मीर, जिसको वहां पर आजाद कश्मीर कहा जाता है। लेकिन अब पाकिस्तान ने जो गिलगित और बल्तिस्तान है उसको कहीं ना कहीं आजाद कश्मीर या जिसको कहीं पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर से अलग कर दिया है, उस पर वो अपना हक जता रहा है। एक चीज जानना चाहूंगा, जम्मू कश्मीर से को अलग करके वहां के जो लोकल नेता हैं,
पीओके के लोकल नेता, 2009 में मेरी उनसे बातचीत हुई थी और इस देश की संसद में भी यह कहानी उठी थी कि आखिर किस तरीके से चीन के जो लोग वहां पर जाते हैं इंजीनियर्स बनके, वो बेसिकली इंजीनियर्स से ज्यादा वो पीपल्स लिबरेशन आर्मी के लोग होते हैं जो कि वहां पर बस जाते हैं। वहां के जो लोग हैं, वहां के जो लोकल लीडर्स हैं, वो इस बात से कितने परेशान हैं, क्योंकि उस जमाने में वो अपनी परेशानी रख रहे थे। दरअसल अगर देखा जाए निशान, तो जिस अंदाज से व्यक्त या अपनी बात रखने की आजादी उतनी वहां पर फिलहाल खासतौर से गिलगित और बल्तिस्तान में दबाई गई है आम लोगों की। वहां पर विरोध प्रदर्शन होते हैं न सिर्फ चीन के निर्माण के खिलाफ, बल्कि साथ ही साथ जिस अंदाज से पाकिस्तान उन लोगों के साथ व्यवहार कर रहा है, वहां पर पाकिस्तान ने सेना की एक बहुत बड़ी पलटन खड़ी कर दी है, जिसका काम सिर्फ इतना है कि वो चीनी इंजीनियरों, जहां तक कि कहा जाता है कि वो पीपल्स लिबरेशन आर्मी के लोग हैं, चीनी सेना के लोग हैं, उनकी सुरक्षा के लिए लगाई है। जो निर्माण वहां पर सड़कों पर हो रहा है, वहां पर सैकड़ों क्या हजारों की तादाद में पाकिस्तानी फौजी उनके साथ साथ तैनात हैं, ताकि उनकी बस इसी पॉइंट पर रोकूंगा। वहां पर पाकिस्तानी फौजी उनके साथ तैनात हैं, वहां पर बोलने की आजादी नहीं है। हमारे साथ जनरल प्रसाद मौजूद है। जनरल प्रसाद, ये चीज 2009 में भी संसद में उठी थी, मुझे अच्छी तरीके से याद है, जब पीओके के कुछ नेता भारत आए थे, उन्होंने बातचीत की थी। यह चीज अब और ज्यादा खुलकर सामने आ रही है। क्या भारत सिर्फ देखता रहेगा ये सारी चीजें? देखिए, पहले तो यह समझना बहुत जरूरी हो गया है और बहुत लेट हो चुका है कि पाकिस्तान इज एक्चुअली द 24th प्रोविंस ऑफ चाइना। इसमें अब कोई किसी को शक नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। दूसरी बात जो आपने फौज की उठाई है, पाकिस्तान पीएलए के जो वहां सदस्य हैं, जो सदस्य वहां पर हाजिर हैं, उनका केवल काम यही नहीं है कि जो चाइनीज इंजीनियर है उनको मदद दें, बल्कि उनका काम यह भी है कि वो वहां बंकर्स बनाने की रिपोर्ट भी आई होगी, शायद आपको याद होगा। उन बंकर्स के अंदर से मिसाइल तैनात किए जा सकते हैं, यह भी शायद आपको याद होगा। ये खबरें कोई नई नहीं हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि हम इसको दखल अंदाज करते रहे हैं। हमारा इतना भारी ट्रेड चाइना के संग कंटिन्यू चल रहा है, 6.2 बिलियन करोड़ का हमारा ट्रेड चल रहा है, इसमें कोई बदलाव नहीं आया। देखिए, अभी बाराहोती में कल परसों हुआ है, जो क्लब में हो रहा है, यहां हो रहा है काफी सालों से, हम सब तरफ से घिर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि शायद फौजें इसको अपने प्लानिंग में ले रही होंगी और सरकार भी अपनी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में इसको ले रही होगी, लेकिन ये जो पब्लिक डोमेन में हमें मालूम है उससे तो कोई पता नहीं लग रहा कि शायद कितनी तैयारी हो रही है। बहरहाल जितनी रिपोर्टें अभी तक आई हैं उससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि एक किस्म से चाइना केवल ईस्ट और सेंट्रल में ही नहीं, बल्कि लद्दाख के एरिया में भी भारत के बरखिलाफ एक बड़ी अच्छी तैयारी कर रहा है। सर, आप जो चीज बता रहे हैं उसका लब्बो लबाब जो समझ में आ रहा है वो ये है कि हमारे इलाके से अपने आप को पसार रहा है, चीन अपने आप को फैला रहा है, लेकिन हम उसे रोकने के लिए क्या तैयारी कर रहे हैं, यह अपने आप में अब एक गहन चिंता का विषय है। पाकिस्तान ने चीन के लिए बाहें फैलाई और चीन उसकी छाती पर चढ़ बैठा। पाकिस्तान को अंदाजा नहीं है कि कश्मीर पर कब्जे के इरादे से चीन को आमंत्रण देकर उसने अंदरूनी विस्फोट का न्योता दे दिया है। हालत यह है कि चीन के निर्माण कार्य के विरोध में गिलगिट से बलूचिस्तान तक भारी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और भारत को कमजोर करने की सनक में पाकिस्तान की सरकार इस विरोध को दबाने में जुटी है। आप पहली बार देख रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान ने चीन के लिए अपनी बाहें खोल दी, अपनी जमीन खैरात में दे दी है और अपना सागर उसके हवाले कर दिया है। भारत के लिए तो इससे मुश्किल खड़ी ही हो गई है, लेकिन इसके पहले पाकिस्तान को अपने अंदरूनी हालात से निपटना है। चीन के इस कब्जे के खिलाफ गिलगिट और बलूचिस्तान विरोध की आग में झुलस उठे। पाकिस्तान जिसे चीन से दान में मिला चमत्कार साबित करने पर आमादा है, उसे वहीं का एक विशाल तबका अपनी रोजी रोटी पर हमला मानता है। सी पैक बन रहा है, यहाँ दुआ हम खाएंगे, लेकिन पैसे वफाक वाले नीचे पंजाब लोगों को मिलेंगे, हमें कुछ भी नहीं। एक जगह विरोध थमता भी नहीं कि दूसरी जगह शुरू हो जाता है।
कुछ लोग ऐसे भी हैं जो महसूस करते हैं कि प्रोजेक्ट में बेईमानी हुई है और बहुत होशियारी से नवाज शरीफ ने सिर्फ पंजाब के लिए पूरा प्रोजेक्ट हड़प लिया। सी पैक रोड बनने से पहले हमारे आबा व अजदाद ने जमा पूंजी करके कुछ ज़मीन खरीदी थी, जो सी पैक रोड बनाते वक्त वो हमसे ले लिया गया। जो सी पैक रोड बन के अभी आवाम मुतासिर हो गए हैं, जिससे मुआवजा किसी को मिला नहीं। 1.5 साल हुआ है। चीन ने पाकिस्तान में अपनी दुकानदारी शुरू तो कर दी है, लेकिन ये इतना आसान नहीं होने वाला, खासकर किसान। उनका कहना है कि पाकिस्तान की सरकार ने उन्हें धोखा दिया है। वो चीन के चरणों में इस कदर बिछी हुई है कि बिना मुकम्मल मुआवजे के उनकी जमीनें हथिया कर उसे दे दी। हमारा जमीन हुकूमत ने उठा लिया रोड के लिए। पाकिस्तान फिलहाल सीपीईसी पर किसी भी तरह के विरोध को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है, लेकिन उसकी ये दरकिनारी लोगों को और नाराज कर रही है। नतीजा, लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। सीपैक के जो प्रोजेक्ट आ रहा है, इसमें भी कोई एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट नहीं हो रही है, और बस इसके नाम पे जो हमारे इस्टेब्लिशमेंट है, सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है, वो बस जाके ज़मीनों पे एक तरह से कब्जा कर रहे हैं। आज तक ने पहली बार आपको दिखाया है कि कैसे ये सड़कें, ट्रकों का ये काफिला, ये विकराल मशीनें पाक अधिकृत कश्मीर में चीन के साथ उसके नापाक गठजोड़ का सबूत है। ये गठजोड़ भारत की हिफाजत के लिहाज से विभत्स होता जा रहा है। इसका जवाब खोजना भारत की सबसे जरूरी मजबूरी है। अशरफ वानी, पीओके सीमा, आज तक। पीओके के कई ऐसे नेता जो कि पाकिस्तान की कोशिश के खिलाफ हैं, जो कि चीन के खिलाफ हैं, जैसे डॉक्टर शब्बीर चौधरी, अब्दुल हमीद खान, ये वो लोग हैं जिनको बकायदा पीओके छोड़ना पड़ा है। हमारे साथ अशरफ वानी है, जनरल शंकर प्रसाद इस वक्त हमारे साथ हैं। अशरफ, मैं इन नेताओं का जिक्र कर रहा था। ये वो नेता हैं जो अक्सर भारत भी आते रहते हैं। मुझे अच्छी तरीके से वाकया याद है 2009 का। उनकी जुबान बंद कर दी गई है। सवाल खड़ा यह होता है कि क्या पीओके को एक बेस के तौर पर चीन ले रहा है भारत के खिलाफ? क्योंकि आपने जो वहां पर जाकर देखा है वो वाकई में हैरान करने वाली तस्वीरें हैं। बिल्कुल निशान, दरअसल कहीं ना कहीं चीजें इसी तरह उसी ओर बढ़ रही हैं, और शायद यही वजह है कि भारत को इस मामले को लेकर चिंता होनी चाहिए और चिंतित होना चाहिए। क्योंकि जिस अंदाज से पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में चीन की गतिविधियां बढ़ी है, जैसे अभी हमारे गेस्ट भी कह रहे थे कि अब सिर्फ ये डेमो और सड़कों तक मामला नहीं रहा, ये टनल्स जो बन रही है, जो मिग्स के लिए या हम जहाजों के लिए कहें, वो टनलें जो जंग में यूज होती हैं, वो भी अब चीनी सेना वहां पर बन रहा है, जिसकी रिपोर्ट्स आई हैं। यहां तक कि भारतीय सेना ने भी ये माना है कि जम्मू कश्मीर के टंगडार इलाके में और नौगाम सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास चाइनीज जो है पीएलए, उनके लोग देखे गए हैं भारतीय सूत्रों के अनुसार। तो वो कहीं ना कहीं चिंताजनक है। जाहिर है कि मेन तौर पर पाकिस्तान पर कब्जा जमाना है, पाकिस्तान को इस्तेमाल करना चीन के लिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन पूरा ये जो खेल खेला जा रहा है वो भारत के लिए और भारत के खिलाफ खेला जा रहा है। और जिस अंदाज से पिछले कुछ दिनों के दौरान कश्मीर को लेकर पहली बार चीन ने जबान खोली है और कश्मीर को लेकर अपनी मध्यस्थता दिखाने की कोशिश की है, और लद्दाख क्षेत्र में और खासतौर से तिब्बत के इलाके में जम्मू कश्मीर के ही हिस्सों पर कहीं ना कहीं अपनी फौज बढ़ाई है, वो साफ जाहिर है कि दरअसल चीन जो है उसके निशाने पर भारत ही है और उसकी रणनीति या जो मंशा है वो भारत के खिलाफ ही है। तो जाहिर है उसके लिए कहीं ना कहीं भारत को ही काफी चौकस भी रहना पड़ेगा और समय जवाब भी देना पड़ेगा। एक बहुत ज्यादा एक एग्जाम्पल कोटा जाता है, वो कोट किया जाता है, वो है मसूद अजहर का। लेकिन यह बात कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता कि जो पाकिस्तानी आतंकी मारे जाते हैं कश्मीर के अंदर, उनके पास से चीनी हथियार और चीनी सामान मिलता है। इस बात को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता कि पाकिस्तान में किस तरीके से जो टेरर आउटफिट्स हैं उनको अब एक मॉरल सपोर्ट मिलने लग गया मसूद अजहर के इस एपिसोड के बाद चीन की तरफ से। स्ट्रेटेजिकली भारत को क्या करना चाहिए? देखिए, पहले तो हमें यह समझना है कि चाइना बेसिकली अपनी इकोनॉमिक हालत को बदलने के लिए, इंप्रूव करने के लिए ये सब कर रहा है।
इसके साथ साथ वो स्ट्रेटेजिक अपनी जो हालत है उसको इंप्रूव कर रहा है। अपनी जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज खास तौर से भारत के बरखिलाफ है उनको इसमें मैच करके एक बड़ी भारी थ्रेट बना रहा है। अब आपका सवाल ये कि इसको हमें काउंटर किस तरह से करना चाहिए। देखिए, मैं समझता हूं कि काउंटर करने के केवल दो तरीके हैं। पहला तो ये कि आप वर्ल्ड पावर्स को अपनी साइड में लीजिए। आज के जमाने में पूरा वर्ल्ड ओपिनियन एक काफी मकसद काफी मतलब रखता है और मैं समझता हूं कि ये काफी हद तक हो रहा है। जिस तरीके से वर्ल्ड का रिएक्शन डोकलम में आया है उससे लगता है कि पूरी वर्ल्ड समझ रही है कि चाइना चाहता क्या है और चाइना इंडिया के बरखिलाफ क्या थ्रेट बन रहा है। दूसरी बड़ी भारी बात तो ये है जो हम पिछले 20 साल से निगलेक्ट करते रहे, मॉडर्नाइजेशन ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। देखिए, आर्म्ड फोर्सेस को मॉडर्नाइज करना कोई 2 दिन का चक्कर नहीं है कि आपने आज डिसाइड किया मॉडर्नाइज कर दीजिए और परसों तक मॉडर्नाइज हो गई। इसमें बड़ा समय लगता है, एमिनेशन लाने में समय लगता है, टैंक्स, नाइट विजन इक्विपमेंट्स, हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर इक्विपमेंट, इसको लाने में समय लगता है। भारत सेना कितने सालों से पर्सपेक्टिव प्लान बनाती रही है, फर्स्ट प्लान, सेकंड प्लान, थर्ड प्लान, फोर्थ प्लान, जाने कहां तक के प्लान बन चुके हैं, लेकिन वो प्लान मुकम्मल नहीं हो पाते हैं पिछले इतने सालों में। हो सकता है कि पिछले 2-3 साल में कुछ इंप्रूवमेंट हुई हो, उसकी डिटेल हम ना पब्लिक को पता है ना पब्लिक को पता होनी चाहिए, लेकिन हम ये समझते हैं कि जिस तरीके से मॉडर्नाइजेशन निगलेक्ट है उसी की वजह से। सर, मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा, चाइना इतना थोड़ा सा रोकूंगा। आपको ये मालूम है कि जिस तरह से आप जिस बात की यहां पर जिक्र कर रहे हैं उसमें एक बड़शिया से भारत को बहुत बड़ा सपोर्ट मिल सकता है। और हाल ही के इकोनॉमिस्ट के आर्टिकल में जो अभी आया उसमें लिखा है कि किस तरीके से चीन और रशिया के बीच में भले ही संबंध बढ़ रहे हो लेकिन उनके अंदर सस्पेशन बहुत गहराई तक जाता है। चीन भी यह जानता है कि हिंदुस्तान में किराए की फौज नहीं है और आज के हिंदुस्तान और 1962 के हिंदुस्तान में जमीन आसमान का फर्क है। यानी चीन को पता है इन सारी चीजों का, उसको अंदाजा है। एक और चीज जिस चीज को लेकर सवाल खड़े होते हैं वो ये है कि आखिर पाक अधिकृत कश्मीर की तस्वीरें जब सबके सामने आई हैं तो कश्मीर को आग दिखाने के लिए पाकिस्तान और चीन ने क्या तिकड़म रची है। पाकिस्तान ने ग्वादर नाम का एक बंद पड़ा बंदरगाह चीन के हवाले कर दिया है। चीन वहां धड़ल्ले से निर्माण कर रहा है। दोनों कहते हैं तो यह है कि यहां से पश्चिम एशिया और अफ्रीका से कारोबार करेंगे, लेकिन भारत इसे खतरे के तौर पर देख रहा है क्योंकि चीन ने अगर ग्वादर को नौसैनिक बेस अपने में बदलने का फैसला कर लिया तो फिर उसके परिणाम सीधे सीधे भारत को भुगतने पड़ेंगे। कोई छिपी हुई बात नहीं, कोई कूटनीतिक चाल नहीं, कोई मुहरेबाजी नहीं। अब यह खुल्लम खुल्ला है कि चीन पाकिस्तान में घुसकर कश्मीर की गर्दन तक आ पहुंचा है और हम कुछ नहीं कर पाए। शी जिनपिंग की वन बेल्ट वन रोड योजना भारतीय सुरक्षा के लिए वो नासूर बनती जा रही है जिसकी दवा करने में हर देरी असंभव भरपाई की ओर धकेल रही है। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपीईसी पर चीन 46 अरब डॉलर लुटाने का मन बना चुका है। वो मानता है कि इतनी रकम पाकिस्तान को गुलाम बना लेने के लिए काफी होगी और ये सब कुछ बमुश्किल 1 लाख की आबादी वाले एक पुराने, गुमनाम और बेकार पड़े बंदरगाह के इर्द गिर्द। नाम है ग्वादर। चीन के पाकिस्तान में दाखिल होने से पहले ग्वादर को कोई जानता तक नहीं था, न तो उसकी कोई अहमियत थी और न ही पाकिस्तान को उसमें कोई कारोबारी संभावना नजर आती थी। लेकिन जब चीन की नजर ग्वादर पर पड़ी तो उसे पाकिस्तान से प्यार हो गया। लेकिन अरब सागर के इस किनारे की हकीकत इतनी ही नहीं है। इस बंदरगाह के जरिए चीन भारत को अपनी जद में लेना चाहता है। ग्वादर में काम बहुत तेजी से हो रहा है। लोगों के विरोध की वजह से मजदूरों को सेना की सुरक्षा दी गई है। इसलिए नहीं कि यह कोई नवाज, मुशर्रफ या जरदारी का सपना था, इसलिए कि यह शी जिनपिंग का सपना है। कहने को ग्वादर चीन और पाकिस्तान की कारोबारी महत्वाकांक्षाओं का द्वीप है, लेकिन सिर्फ कहने को, और कहने पर ही चलिए तो ग्वादर से पश्चिम एशिया और अफ्रीका का कारोबार होगा। पाक अधिकृत कश्मीर को ग्वादर से सीधे जोड़ दिया गया है। ग्वादर पोर्ट का इस्तेमाल चीन भारत के खिलाफ कर सकता है। ग्वादर और पाक अधिकृत कश्मीर को चीन ने नाक का सवाल बना लिया है तो यह अनायास नहीं है। इसके कारण बहुत साफ है, लेकिन पाकिस्तान का उतावलापन देखने लायक है। सोचिए कि ग्वादर के आसपास 7 SEZ का निर्माण चल रहा है। इन विशेष आर्थिक क्षेत्रों को 23 साल तक टैक्स में छूट दी जाएगी।
ग्वादर में बहुराष्ट्रीय कारोबार के लिए फ्री ट्रेड जोन भी बनाया जाएगा। कोस्टल टूरिज्म के नाम पर चीन होटल और रेस्टोरेंट बनाएगा। सैलानियों को लुभाने के लिए क्रूज और क्लब का बंदोबस्त किया जाएगा और बंदरगाह का पूरा नियंत्रण चीन के हाथ में होगा। चीन से आज तक के हाथ लगे खुफिया दस्तावेज बताते हैं कि बीजिंग ने ग्वादर पर अपने संपूर्ण प्रभुत्व के लिए 20 साल का रोड मैप तैयार किया है। बीजिंग के रेनमैन यूनिवर्सिटी के एक शोध के मुताबिक ग्वादर पाकिस्तान के सबसे बड़े बंदरगाह से 10 गुना बड़ा होगा। यहाँ से चीन हर साल 40 करोड़ टन का कारोबार करेगा। अभी सिर्फ एक शिपिंग लेन को खोला गया है, मतलब केवल चीन के जहाज ही यहाँ रुक सकते हैं। यहाँ से भारत और पश्चिम एशिया के लिए जहाज चला करेंगे। सवाल कारोबार का नहीं है, सवाल सैनिक खतरे का है। अगर चीन ने ग्वादर को भारत के खिलाफ सैनिक महत्वाकांक्षाओं का लॉन्चिंग पैड बना दिया तो यह ना तो अजीब है और न ही असंभव, क्योंकि पाकिस्तान तो इस पर खुशी होगा। अगर चीन ग्वादर को नौसैनिक बेस में बदलता है तो डिजबौती और अदन की खाड़ी के बाद यह उसका सबसे विशाल बेस होगा। जाहिर है भारत के लिए यह बड़े खतरे की घंटी है। भारत इस इंतजार में नहीं बैठा रह सकता कि चीन ऐसा नहीं करेगा और हमें तैयार रहने की जरूरत नहीं, क्योंकि चीन भीतर ही भीतर सारी तैयारियां करता जा रहा है और हमारे धैर्य का इम्तिहान ले रहा है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि कई बार शांति के लिए युद्ध जरूरी हो जाते हैं। बीजिंग में अनंत कृष्णन के साथ आज तक ब्यूरो। लेकिन स्ट्रेटेजिकली भारत ने इसका एक तोड़ निकाला है। क्या है वो तोड़, उसके बारे में हम बातचीत करते हैं। सीधे चलते हैं, हमारे साथ जनरल प्रसाद हैं। जनरल प्रसाद, अगर वो ग्वादर पोर्ट बना रहे हैं चीन और पाकिस्तान, तो यहां पर ईरान के साथ हम चाबहार पोर्ट की बात कर रहे हैं। क्या आपको लगता नहीं है कि एक बहुत अच्छा स्ट्रैटेजिक मूव है ये भारत की तरफ से? जी देखिए, भारत की तरफ से अच्छा स्ट्रेटेजिक मूव है, इसमें कोई दो राय हो नहीं सकती। हमें एक बात अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि आज का भारत वो भारत नहीं है जो 1962 में था। आज की भारत सेनाओं की सोच बहुत बदल चुकी है। आज के पॉलिटिकल लीडरशिप की सोच बहुत बदल चुकी है। हालांकि हमारी मॉडर्नाइजेशन, जैसे मैं पहले कह रहा था, कुछ पीछे चल रही है, लेकिन जो सोच है, जो हमारी इंडियन नेवी की सोच है, जो हमारी इंडियन एयरफोर्स की सोच है, जो हमारी इंडियन आर्मी की सोच है, वो बहुत बदल चुकी है। आज के जो अफसर इस आर्मी नेवी एयरफोर्स को लीड कर रहे हैं, उनका 40 साल का एक्सपीरियंस है। उनकी सर, आप जो बात कर रहे हैं वो काफी हद तक सही है, लेकिन यहाँ पर चिंता का विषय है कि इससे पहले वाली जो सरकार में डिफेंस मिनिस्टर साहब ने न जाने कितने साल तक फाइटर प्लेन के लिए डील ही साइन नहीं की, और देश में कितने स्क्वाड्रन्स की कमी थी ये सबको पता है। डोकलाम विवाद शुरू होने के बाद से चीन ने भारत के खिलाफ धमकियों के सीरियल एपिसोड चला रखे हैं, लेकिन ये धमकियां बेअसर रहीं तो चीन ने अब अपनी फौज की ताकत की नुमाइश करते हुए 1 घंटे का वीडियो जारी किया है। मानो ये वीडियो देखकर हिंदुस्तान डर कर उसकी दादागिरी के आगे नतमस्तक हो जाएगा। क्या चीनी फौज जंग की पूरी तैयारी कर चुकी है? क्या चीनी फौज हमले से बस एक कदम पीछे है? क्या शी जिनपिंग फौज को आगे बढ़ने का हुक्म देने वाले हैं? चीनी फौज और हथियारों का भारी भरकम जमावड़ा और सलामी लेते राष्ट्रपति शी जिनपिंग रविवार को चीन से आई इन तस्वीरों ने भारत समेत पूरी दुनिया के सामने इसी तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। एक लंबे चौड़े मिलिट्री बेस जैसे इलाके में चीन की जल, थल और वायु सेना की बड़ी टुकड़ियां जमा हैं। हजारों की तादाद में जमा सैनिकों के साथ चीन की सेना का हर वो हथियार जिसके दम पर वो दुनिया को आंखें दिखाता है, वो भी यहाँ पर जमा किए गए हैं। आसमान में सैकड़ों लड़ाकू हेलीकॉप्टर और जहाज मंडरा रहे हैं। जमीन पर टैंक, तोप और मिसाइलों का पूरा लश्कर चल रहा है। पूरे इलाके में लाउड स्पीकरों से गूंजते
चीन के फौजी संगीत की धुन और इन सब के बीच एक खुली जीप पर सवार होकर फौज का मुआयना करते और जोश बढ़ाते चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग। दरअसल ये मौका है चीनी फौज PLA यानी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के स्थापना दिवस की तैयारियों का। 1 अगस्त को पीपुल्स लिबरेशन आर्मी का 90वां स्थापना दिवस है। चीन के झुरिये ट्रेनिंग बेस में PLA स्थापना दिवस के कार्यक्रम की जोरदार तैयारियां जारी हैं। करीब 1 घंटे का ये वीडियो चीन की सरकारी न्यूज एजेंसी की ओर से जारी किया गया है। चीनी समय के मुताबिक रविवार को सुबह करीब 9 बजे शुरू हुए इस अभ्यास का चीन के टीवी चैनलों पर लाइव टेलीकास्ट किया गया। अभ्यास के दौरान परेड में करीब 12,000 जवान शामिल हुए। इस दौरान 129 लड़ाकू विमानों का प्रदर्शन किया गया। साथ ही चीनी फौज के 571 हथियारों और उपकरणों का भी प्रदर्शन किया गया। परेड में आधुनिक डोंगफेंग मिसाइल और हर रेंज के रॉकेट का प्रदर्शन किया गया। इसके अलावा अत्याधुनिक टाइप 96 टैंक और ड्रोन का भी प्रदर्शन किया गया। भले ही कहने के लिए ये तैयारियां चीनी फौज के स्थापना दिवस समारोह की हों, लेकिन मौजूदा माहौल के मद्देनजर इसके संदेश का कैनवास ज्यादा बड़ा है। संदेश ये कि चीनी फौज हमले के लिए हरदम तैयार है और चीन से उलझने वाले देश उसकी ताकत को लेकर किसी भ्रम में न रहें। परेड की सलामी लेने के बाद अपने 10 मिनट के भाषण में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी यही संदेश देने की कोशिश की। 为拥有这样的英雄部队感到骄傲和自豪。全国各族人民为拥有这样的英雄军队感到骄傲。 हालांकि चीनी राष्ट्रपति ने अपने भाषण में डोकलाम पर भारत के साथ जारी तनातनी का जिक्र नहीं किया, लेकिन एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि फौज और हथियारों की ये नुमाइश पड़ोसी देशों के लिए एक संदेश की तरह की गई है। इस स्टेटमेंट के 4 महीने हैं। वो इस स्टेटमेंट के माध्यम से इंटरनेशनल ऑडियंस को एड्रेस कर रहे थे। इंटरनेशनल ऑडियंस में अमेरिका भी आ जाता है, जो साउथ चाइना सी में बहुत बड़े तरीके से चाइना को रोक रहा है। दूसरा मैसेज था वियतनाम, जापान, हिंदुस्तान के लिए भी कड़ा मैसेज था, जबकि चाइना जानता है कि हिंदुस्तान ने किसी प्रकार का कोई इन्वेजन चीन की टेरिटरी में नहीं किया। डोकलाम का नाम नहीं लिया क्योंकि वो भी जानते हैं कि डोकलाम जो है वो चाइनीज़ टेरिटरी नहीं है। वो 1636 की ट्रीटी का क्लेम करके करें, वो भूटान की टेरिटरी है और हिंदुस्तान वहाँ भूटान की रिक्वेस्ट पर गया है। दरअसल विवाद सिर्फ भारत के साथ नहीं है। दक्षिण चीन सागर के इलाके में दादागिरी के चलते चीन की पड़ोसी देशों वियतनाम, ताइवान, फिलीपींस, मलेशिया और इंडोनेशिया से भी तनातनी है। इसके अलावा जापान से उसके रिश्ते ऐतिहासिक वजहों से खराब हैं। इसी के चलते चीन आए दिन कुछ न कुछ ऐसी हरकतें करता रहता है जो उसे लगता है कि उसकी दादागिरी थोपने के लिए जरूरी है। झुरिये ट्रेनिंग बेस में स्थापना दिवस समारोह के नाम पर ताकत की ये नुमाइश भी चीन की उसी रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है। लेकिन चीन भूल गया कि डोकलाम मसले पर 40 दिनों से रोजाना चीनी फौज और सरकार की धमकियों के बावजूद भारतीय सेना 1 इंच भी पीछे नहीं हटी है। इसलिए इस तरह की नुमाइश भारत के लिए एक एंटरटेनमेंट शो से ज्यादा नहीं है। रह गई बात हथियारों और औजारों की, तो हर साल 26 जनवरी को दिल्ली के राजपथ पर इससे भी बड़ा लश्कर निकलता है। चीन ने भी देखा होगा। मंजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो। ये चिंता का विषय है, बेहद गंभीर विषय है कि आखिर कैसे पीओके के अंदर चीनी सेना घुसती जा रही है। चीन वहां पर अपना परमानेंट बेस बना रहा है। राजीव डोकरा जी हमारे साथ है, फॉर्मर डिप्लोमेट। राजीव जी, डिप्लोमेसी के लिहाज से भारत को क्या क्या करना चाहिए इससे निपटने के लिए? देखिए, अभी तक पिछले अब 2 महीने के करीब हो चुके हैं। चीन जो है उसकी एग्रेशन मीडिया के ज़रिए, पब्लिक
प्लेटफॉर्म के ज़रिए बढ़ता जा रहा है। यहाँ तक हो गया कि अब प्रेसिडेंट ने खुद इशारे में काफ़ी धमकियाँ दे दी हैं। उसके कंपैरिजन में भारत का अगर आप रिएक्शन देखें तो बड़ा मैच्योर और बड़ा सावधानी पूर्वक रहा है कि ताकि ज़्यादा ना बढ़े बात। तो इसमें भारत ने डिप्लोमेटिकली जितना गंभीरता का सबूत हो सकता था वो दिया है। एनए से भी होके आए और हमारे एम्बेसडर जो बीजिंग में है वो रेगुलर टच में है ताकि बात आगे ना बढ़े। पर दूसरी तरफ से ये भी देखना चाहिए कि हम किस सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, तो उसमें ज़रूरी ये बनता है कि ना सिर्फ भारत के लोगों को बल्कि दुनिया को ये बताना है कि क्यों हम डोकलाम के लिए परेशान हैं, क्यों हम भूटान की मदद करना चाहते हैं और क्यों चीनी इतना एग्रेशन कर रहा है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि अब हो गया, सब्र बहुत हो गया, अब हमको बताना चाहिए कि स्थिति कहाँ पे है और हमारा स्टैंड कहाँ है। और इसमें मैं एक दो चीज़ें कहना चाहता हूँ क्योंकि ये सारे एरिया से मैं काफ़ी फेमिलियर हूँ। भूटान स्पेशली मैं शुरू से देखता रहा था ऑफिशियली, और दूसरा हिस्ट्री के माध्यम से भी थोड़ी सी जानकारी है। तो 1900 तक तो ना ब्रिटिशर्स ना चाइनीज़ उस एरिया को ज़्यादा जानते थे। जैसे मैप मेकिंग होता है, कार्टोग्राफिक होता है, वो दोनों ने नहीं किया था। तो ये कहना कि चाइना वहाँ पे तब से पहुँचा हुआ था, ये गलत है, क्योंकि चीन के खुद के जो नक्शे मेरे पास समय थोड़ा कम है, मैं रोकूंगा आपको, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आपने हमारे से बातचीत की। लेकिन एक चिंता का विषय यहाँ पर यह है, एक जो बड़ा सवाल है वो ये है कि क्या पीओके धीरे धीरे सीओके बनता जा रहा है। आज तक की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है, एक सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है, क्रांतिकारी बहुत क्रांतिकारी में कल फिर हाजिर होंगे। अभी वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हल्ला बोल।